नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री ने किसानों से की बातचीत। केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रभावित परिवारों समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कर्मियों से की बातचीत। प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में मौजूद भारतीयों के लिए जारी किए फोन नंबर। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में मतदान जारी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। शाम 6 बजे से शुरू होगी मतगणना। और अफगानिस्तान और हांगकांग के मुकाबले के साथ आज यूएई में एशिया कप T20 का आगाज। गत विजेता भारत कल यूएई के खिलाफ अपने अभियान की करेगा शुरुआत। सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावितों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में जुटे बलों के सदस्यों से भी गुरदासपुर में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव अभियान की ताजा स्थिति की जानकारी ली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री आपदा पीड़ितों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। वहीं कांगड़ा में हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को हालात की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। साथ ही एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। प्रभावितों की मदद के लिए कई बड़े कदम उठाने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे नुकसान का सटीक आकलन करने और प्रभावित लोगों तक तेजी से सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल क्षति की रिपोर्ट करने और उसे जियो टैग करने में सक्षम होंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सकेगी। कृषि को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सहायता उपाय किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हिमाचल प्रदेश का आज निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य के हालातों का जायजा लेकर 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री आज आपदा प्रभावित परिवारों के साथ मिले हैं और उनका दुख दर्द जानकर उन्हें हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और इसे उन्होंने आज सिद्ध कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सभी लोगों से मिले, उनकी बातों को जाने,
जो आपदा में पीड़ित है, जिनके परिवारीजन नहीं रहे, तो उस समय भी जब उन्होंने बताया तो उनकी पूरी वाणी जो है बड़ी गंभीर हो गई। फौरी तौर पर उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल को कि आज ही देता हूं, यह बात उन्होंने कहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फौरी राहत के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि पैसा राहत और पुनर्वास कार्यों पर खर्च होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में आप हिमाचल प्रदेश आए और जो आपदा प्रभावित परिवार के लोगों से भी आप यहां पर मिले और उसके साथ साथ में आपने एरियल सर्वे भी किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी सारी बात सुनने के पश्चात हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के दौरान 1500 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हिमाचल से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने हर एक इलाके का सर्वेक्षण किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और साथ ही राज्य सरकार के साथ बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने सारा जो है वो ब्यौरा लिया, सारा उन्होंने विश्लेषण किया हर तरीके से। जैसा आपने देखा कि हवाई सर्वे के साथ में यहाँ पे पूरी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन कह लीजिए या जिस तरह से भी इन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक हर चीज़ हर एरिया के थ्रू वो ईच एरिया के थ्रू वो गए, किस किस एरिया में कितना कितना क्या नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनल जान माल की हानि हुई है, बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनको वो पर्सनल मिलके उनकी पूरी डिटेल बना के गए हैं और जो नहीं आ सके उनको भी आश्वासन दिया है कि भाई उनकी बात जो है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी। उसके उपरांत उन्होंने अपने भी कुछ सजेशंस दिए कि साल भर साल ऐसा हो रहा है तो हम कैसे उससे जूझ सकते हैं और बाकी उन्होंने जो में कि कैसे हम सब आगे आकर। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी के दौरे से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम में और राज्य सरकार में कोई गैप नहीं है और मिलकर जो है सब हिमाचल की सेवा करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू बैठक ले रहे हैं। विस्तार से एक प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो पूरी प्राकृतिक आपदा आई है उसमें किस तरीके का नुकसान पहुंचा है, किन किन इलाकों को प्रभावित किया है इस बाढ़ ने, इस प्राकृतिक आपदा ने। इस पर पंजाब के जो अधिकारी हैं वो विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बाढ़ प्रभावितों से भी उन्होंने भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के पीड़ितों के साथ खड़ी है, पंजाब के प्रभावितों के साथ खड़ी है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के आपदा मित्रों के साथ भी मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक ले रहे हैं जहां पर पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरह की प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि पंजाब में कितना नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पंजाब के हर उस पीड़ित प्रभावित शख्स के साथ खड़ी है। इस प्राकृतिक आपदा में आपको बता दें कि पंजाब में भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों से भी मिले,
उन्हें हौसला दिलाया, उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पंजाब के हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के आपदा मित्रों के साथ भेंट की। किन प्राकृतिक आपदा की गंभीर चुनौती के बीच उन्होंने इसका सामना किया, उसके अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना। और इसके बाद प्रधानमंत्री अब समीक्षा बैठक ले रहे हैं पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाके में। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के साथ भी मुलाकात की। और आइए अब बात करते हैं नेपाल की। आखिरकार नेपाल में प्रधानमंत्री की गद्दी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस बीच लगातार दूसरे दिन नेपाल में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू घाटी और अन्य जिलों में नेताओं और मंत्रियों के आवास को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और कई जगहों पर संपत्ति में आग लगा दी। ललितपुर के सूनाकोठी में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग का घर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के भैंसे पाटी स्थित आवास पर भी पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्व पौडेल के आवास पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के बुढ़ानीलकंठ स्थित घर को आग के हवाले कर दिया गया प्रदर्शनकारियों ने। और वहीं विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के खुमलटार स्थित आवास पर भी पथराव हुआ। बहरहाल कर्फ्यू के आदेश के बावजूद युवाओं ने मंगलवार को न्यू बानेश्वर, कलंकी चौक और घाटी के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन जारी रखा। कलंकी चौक में युवाओं ने टायर जलाए और सोमवार को हिंसा में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की मांग की। इस बीच सोमवार शाम को गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंगलवार को नेपाली कांग्रेस के नेता और कृषि एवं पशुपालन मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी पद छोड़ दिया। उन्होंने सरकार के तानाशाही रवैये का हवाला दिया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदीप पौडेल ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। आज भी लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेपाल में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति या सहायता की आवश्यकता होने पर संपर्क हेतु भारतीय दूतावास काठमांडू में निम्नलिखित टेलीफोन नंबर्स पर संपर्क करें। 977 980 860 2881 और 977 9810 326134। हिंसा की घटनाओं को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने काठमांडू की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। काठमांडू में मौजूदा हालात को देखते हुए एयरपोर्ट को संचालन के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इंडिगो ने अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एयरलाइन ने घोषणा की है कि काठमांडू आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स अगली सूचना तक रद्द रहेंगी। प्रभावित यात्रियों की सुविधा के लिए कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर वैकल्पिक उड़ान चुनने या रिफंड क्लेम करने का विकल्प दिया है।
नेपाल में जारी हिंसा और प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक संकट हो गया है और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर अंशु। देखिए, नेपाल की जो ये स्थिति है वर्तमान समय में, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से इस प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है, लेकिन होते होते ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो जाता है कि नेपाल की संसद जल रही है, वहां पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया इन हालातों पर। निश्चित तौर पर नेपाल में स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बनी हुई है। वहां जिस प्रकार की हिंसा जारी है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के कई और मंत्रियों, विशेषकर गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद आज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध इट्स ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमने इस तरह के जो वर्तमान सरकार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन है, वो पिछले कई महीनों में कई इरप्ट होते हुए देखे हैं। मैं उदाहरण दूं कि मार्च में भी राजशाही के समर्थन में और वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में, अड़ियल रवैये के, तानाशाही के विरोध में इसी प्रकार के प्रदर्शन हुए थे। और अब इसने एक बहुत विकराल रूप ले लिया, जिसमें जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध वर्तमान सरकार ने लगाए, अब तो खैर ये सरकार चली गई, तो युवा जो नेपाल का है वो सड़क पर आ गया। मैं आपको बताऊं कि जो नेपाल का युवा है, 16 से 40 वर्ष के जो लोग हैं, वो वहां की ओवरऑल जो जनसंख्या है उसका लगभग 42% है। और इनमें से अधिकांश जो है वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। इसीलिए इनमें से 50% से भी ऊपर जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो नेपाल छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल में जिस प्रकार की आर्थिक चुनौतियां हैं, जिस तरह से वहां पर बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई थी, बढ़ती ही जा रही थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के लोग वर्तमान सरकार से नाराज थे, जिस तरह से नेपोटिज्म को लेकर के जो तमाम तरीके के इल्जाम वर्तमान सरकार और मंत्रियों पर लगाए जा रहे थे, तो फाइनली हमने देखा कि किस तरह से जो देश का युवा है वो नेपाल की सड़कों पर आया। ये कितने हिंसक प्रदर्शन है जो हमने अपने सामने होते हुए देखे। और मैं आपको बताऊं कि ये 2008 से पहले नेपाल में राजशाही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, जो संवैधानिक जो राजशाही होती है वो थी। 2006 से यहाँ पर एक ये पूरा तमाम लेफ्टिस्ट मूवमेंट चला, जिसके बाद 2008 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने वहां के संविधान में ही परिवर्तन करते हुए राजशाही, या जो संवैधानिक राजशाही थी, उसको समाप्त करते हुए एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल की स्थापना की। इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वहां अस्थिर सरकारें बनी हुई हैं, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड रही हैं। तो नेपाल की जनता के साथ कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है पिछले कुछ वर्षों में। और अभी इस साल तो हमने बहुत ही इस तरह की हिंसक परिस्थितियां बनती हुई देखी। तो निश्चित तौर पर यदि हम आज की स्थिति देखें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी नेपाल में बिल्कुल पॉलिटिकल टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी का माहौल। लेकिन प्रोफेसर अंशु, इसके पीछे यदि क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मामले रहे, और उसके बाद में नेपोटिज्म, जो भाई भतीजावाद की स्थिति है, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में काठमांडू से जो भयावह तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये तो किसी भी स्थिति में एक लोकतांत्रिक देश की तस्वीर नहीं हो सकती। ये हमने बहुत सारे दूसरे देशों के उदाहरण भी हमने देखे, इसमें बांग्लादेश का जो स्थिति हमने देखी। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंडा जो है वो सेट किया गया है और ये पहले से सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है? हाल फिलहाल ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये एक आंतरिक जो जिस तरह से एक ज्वालामुखी बनता गया, जो कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये 2 दिन में या 3 दिन में जिस तरह की हमने स्थितियां बनते हुए जो दृश्य हम अपने सामने देख रहे हैं, ये जो गुस्सा है वहां के युवाओं का, वहां की जनता का, ये 2 दिन की नाराजगी नहीं है। ये बीते कुछ वर्षों में जो है ये गुस्सा बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से सरकार की नीतियां रही है, एक सांस्कृतिक ताना बाना था नेपाल का, उसको भी जो ये वर्तमान सरकार थी उसने कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने का प्रयास तो किया। और बाहरी शक्तियों को यदि हम देखें तो जिस तरह से चीन ने अपने पैर पसारे पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में, क्योंकि ये लेफ्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स रही, तो जिस तरह से चीन का हाथ थामा, उसके बाद से और मुझे लगता है कि जनता के और सरकार के बीच में विभाजन बढ़ता गया। और जो भ्रष्टाचार और घोटालों की फेरहिस्त अब युवा पकड़ा रहे हैं मीडिया के हवाले
से, सोशल जी। मीडिया के हवाले से, और फिर उनके जो राइट्स को कहीं ना कहीं ये दबाते हुए सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जो बैन लगाया गया, तो युवाओं ने 3-4 मांगों के साथ ये प्रदर्शन शुरू किया और फिर ये पूरा देशव्यापी हो गया और इसने बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। जी बिल्कुल प्रोफेसर अंशु, देखिए नेपाल की सियासी अस्थिरता की बात करें तो बीते 5 सालों में 3 सरकारें आई हैं नेपाल में। जी जुलाई में हमने देखा 2021 में शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2022 में प्रचंड, और उसके बाद 2024 में ओली आए। और इस जी विरोध प्रदर्शन में हमने देखा कि इन तीनों ही के घरों पर हिंसक प्रदर्शन हुए और हमले किए गए। तो जी अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया, नेपाल की संसद भवन को जला दिया गया, वहां के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, केपी शर्मा ओली के लिए कहा जा रहा है कि वो देश भी छोड़ सकते हैं। तो ये जी जो हालात हैं, इन हालातों के बाद में अब वापस नेपाल को पटरी पर लेकर के आना, वहां की जो राजनीतिक अस्थिरता उसको स्थिर करना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति है उसमें अब सामान्य स्थितियों को बहाल करना थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि संविधान के अनुसार चलते हैं तो एक तो नेपाल के राष्ट्रपति को, जो मुझे लगता है, फ्रेश इलेक्शंस घोषित करने चाहिए। और इसमें अभी किसी सीनियर मोस्ट चेहरे को, हालांकि हम बालेंद्र शाह का नाम सुन रहे हैं जो कि काठमांडू के मेयर हैं, जी। कि उनके प्रति जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन सभी का समर्थन है, लेकिन अभी जो बनेगी वो एक अंतरिम सरकार बनेगी, क्योंकि नेपाल का संविधान ये कहता है, उसका एक सेक्शन है 77(1), उसमें 3-4 कुछ कारण है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, यदि वो अपना इस्तीफा सौंप दे राष्ट्रपति को और इस्तीफा स्वीकार हो जाए, या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा से तमाम जो राजनीतिक दल है या जो वर्तमान मंत्रिमंडल है, जी। वो एक अंतरिम सरकार, एक सबसे सीनियर मोस्ट चेहरे को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुन सकते हैं। केयरटेकर गवर्नमेंट इसे मैं कहूंगी कि बना सकते हैं, और इसके बाद फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस होकर के देश में फ्रेश इलेक्शंस होने का जो क्लॉज है वो इसी संविधान का आर्टिकल 77(3) पूरा क्लॉज बताता है। तो मुझे लगता है इसी का पालन किया जाना चाहिए, और हाल फिलहाल एक फ्रेश फेस को या एक सीनियर मोस्ट फेस को एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हो सकता है कि घोषित किया जाए, और इसके बाद फ्रेश इलेक्शंस के माध्यम से नेपाल में फिर सरकार की बहाली हो। हालांकि अभी इस पर भी बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, इसको लेकर के भी बहुत तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, बहस चल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ नेपाल ऐसा भी है जो अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की वापसी चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए प्रोफेसर अंशु, नेपाल में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो भी एक बड़ी समस्या है। जैसा कि आपने बताया कि जो अधिकांश वहां की जो जनसंख्या है उस हिसाब से युवा सबसे ज्यादा है, और उसमें वर्तमान समय में नेपाल की बेरोजगारी की बात करें तो वर्तमान समय में नेपाल की बेरोजगारी दर 10.71% है, और आर्थिक असमानता वहां पर हावी है, और 20% लोगों के पास 56% संपत्ति है, यानी कि जो सत्ता में है उनके पास में जो है संपत्ति अधिक है, और एक बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास में रोजगार के अवसर नहीं है, कमाई के साधन नहीं है, और उनका जो जीवन है वो बहुत परेशानियों से भरा हुआ है। तो ये बड़ा कारण लगता है इस प्रदर्शन का। निश्चित तौर पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक सोशल मीडिया पर बैन लगाना एक ट्रिगर पॉइंट हम कह सकते हैं, लेकिन ये आइसबर्ग की टिप है। इसके नीचे जो एक बहुत बड़ा समस्याओं का पहाड़ है जो नेपाल में वहां के युवा या वहां की जनता लगातार उसको फेस कर रहे हैं, उसको समझना आवश्यक है कि नेपाल का जिस प्रकार की संस्कृति रही, जिस तरह का चरित्र रहा, जिस तरह का स्वभाव रहा, जिस तरह का समाज रहा, सामाजिक ताना बाना रहा, पिछले कुछ वर्षों में हमने उसको पूरा बदलते हुए देखा है, और नेपाल की जनता इससे खुश नहीं है। इफ दिस वाज नॉट इनफ, तो आपने बहुत अच्छे आंकड़े बताए कि वहां जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 10% से अधिक है, 11-12% के करीब वहां बेरोजगारी का आंकड़ा है। 42% टोटल, जो आउट ऑफ द टोटल डेमोग्राफी या पॉपुलेशन हम देखें तो वो युवा जनसंख्या है, वो काम करना चाहती है, लेकिन उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। अच्छा, वहां पर एक जो हैव्स और हैव नॉट के बीच का जो डिवाइड है वो लगातार हमने बढ़ते हुए देखा, जिसमें जिनके पास संपत्तियां, जो ये तमाम जो राजनीतिक पदों से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो ये नेपोटिज्म के इल्जाम लग रहे हैं, इसके चलते एक बहुत प्रसिद्ध होटल में भी आग लगा दी गई, क्योंकि नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार की होटल बताया जा रहा है, तो युवा बहुत नाराज थे। तो ये जो एक नेपोटिज्म की वजह से वहां पर और भ्रष्टाचार की वजह से, घोटालों की वजह से वहां जो स्थिति बनी, तो उसमें जो वहां की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जनता है, उनके पास अवसर कम होते गए, चुनौतियां उनके लिए बढ़ती गई।
परचेसिंग पावर नहीं है, और दूसरी तरफ जिनके पास संपत्ति है वो संपत्ति बढ़ती गई। तो यही कारण है कि आज फिर हमने ये इतने हिंसक प्रदर्शन के रूप में ये जो तमाम समस्याएं हैं इनका विस्फोट होते हुए देखा है। पर मुझे लगता है कि आगे चल के जैसे अब ये केपी शर्मा ओली जी ने आखिरकार को इस्तीफा दिया, इसके पहले उनके अधिकांश जो मंत्रिमंडल के मंत्री थे वो इस्तीफा दे चुके थे। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से हो सकता है कि राष्ट्रपति एक कॉल लें, और यहां से मुझे लगता है कि एक नए फेज की शुरुआत नेपाल को, नेपाल की जनता को भी करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव का आकलन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यह भी बनाया जा रहा है कि नेपाल जो है वो चीन के कहने में वो ज्यादा चला, और इसका भी वहां की जो स्थानीय जो युवा हैं या फिर जो वहां के जो आम नागरिक हैं वो इसका विरोध करते रहे थे। निश्चित तौर पर मैं यही कारण आपको बता भी रही थी कि जिस प्रकार का सांस्कृतिक ताना बाना, जिस तरह की विरासत नेपाल की है, भारत के साथ जिस तरह के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स नेपाल के रहे हैं, हमने पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कुछ ऐसा डिसरप्शन या इस तरह का कुछ इरिटेशन आते देखा, जिसमें नेपाल में जो ये तमाम 2008 के बाद सरकारें चुन करके आई, एक तो बड़ी अस्थिर सरकारें चुन करके आई। मुझे लगता है 13 सरकार लगभग 2008 के बाद चुनी गई हैं, 13 बार। और फिर इन सरकारों का जो एक झुकाव है वो इनके आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन की वजह से चीन की तरफ रहा, और हमने बीते कुछ वर्षों में चीन की प्रेजेंस को नेपाल में बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा। नेपाल अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के, नेपाल अपने चीन अपने डेट डिप्लोमेसी को लेकर के श्रीलंका की तरफ भी बढ़ा था, श्रीलंका में भी जाकर चीन ने पैर पसारे। फिर हमने बांग्लादेश की ओर भी एक झुकाव देखा, नेपाल की ओर भी हमने देखा, और इन बीते वर्षों में ये एक हम स्थिति बनते हुए हमने देखी, राजनीतिक स्थिति, जिसमें भारत के साथ नेपाल के संबंध बहुत पुराने सिविलाइजेशनल सांस्कृतिक होते हुए भी कहीं कुछ हमको इरिटेंट्स आते हुए नजर आए, और इसमें वर्तमान सरकार का हम कहीं ना कहीं रोल देख सकते हैं नेपाल की। और वहीं नेपाल और चीन के संबंधों की और यदि दृष्टि डालें तो नेपाल और चीन के संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन यहीं पर मैं देखती हूँ कि जब हम सामाजिक स्तर पर जाते हैं, जनता के मानसिक यदि हम आकलन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ से जो सरकार फैसले ले रही थी या सरकार की जो नीतियां थी, उसे शायद नेपाली जनता खुश ना हुई, और यहीं से वो एक मुझे लगता है कि एक डिवाइड या एक डिसेंट जो है वो पनपना शुरू हुआ। और फिर इसके बाद सरकार ने जिस तरह से जनता के लिए डिसीजंस लेने शुरू किए, जिस तरह से जनता के अधिकारों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह और फिर बैन लगने शुरू हुए, तो उसके बाद स्थितियों ने और विकराल रूप धारण कर लिया। यही कारण है कि हमने मार्च में भी राजशाही के समर्थन में और तत्कालीन सरकार के का अपोज करते हुए बहुत हिंसक प्रदर्शन नेपाल में होते हुए देखे थे। लेकिन इसके साथ प्रोफेसर अंशु, अभी सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, अभी उनका ज्यादा लंबा राजनीतिक जो सफर है वो नहीं रहा है। वर्तमान में महापौर है वो, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अनुभव उनका है। ऐसे में बालेन शाह के प्रति युवाओं का जो विश्वास है वो क्या कारण रहा है, उसका क्या बड़ी वजह हम समझ सकते हैं? देखिए, बालेन्द्र शाह जो हैं एक बहुत युवा चेहरा है नेपाल की राजनीति का, और मैं आपको बताऊं कि भारत के बेंगलुरु से ही उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई है, और इसके अलावा वो एक गायक भी हैं, एक कलाकार भी हैं। तो जिस तरह का उनका एक इस पूरे जब हम इस पूरी स्थिति में, तब जबकि जनता विशेषकर युवा अपनी सरकार से प्रसन्न नहीं है, तब जबकि वे बेरोजगारी की स्थिति को, चुनौती को अपने सामने पाते हैं, तब जबकि उनके सामने आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं, तब जब बालेन्द्र शाह जैसा एक युवा चेहरा आता है जो अपना एक कमिटेड कहीं ना कहीं टारगेट लेकर के, अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर के जनता के, विशेष करके युवाओं के बीच में जाता है, और एज अ मेयर ऑफ काठमांडू जिस तरह से बालेन्द्र शाह ने काम अभी किया है, इज अ वेरी न्यू फेज, लेकिन जिस तरह से वो एक अपना पैशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए युवा जो हैं वो बालेन्द्र शाह के साथ जुड़ गए। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह की खबरें मैं आती हुई देख रही हूँ, उसमें जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पर फिर मैं आपको संविधान की ओर ले जाऊंगी। जो मंत्रिमंडल चेहरा चुनेगा तत्कालीन, राष्ट्रपति का भी कहीं ना कहीं यहाँ से होगा, तो ये देखना रोचक होगा कि अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन आगे फ्रेश इलेक्शंस में मुझे लगता है कि बालेन्द्र शाह और उनके जैसे जो दूसरे युवा नेता हैं, उनकी नेपाल की क्या भविष्य बनाने में एक बड़ी भूमिका हो सकती है।
जी। लेकिन जो तस्वीरें हम नेपाल से आती हुई देख रहे हैं प्रोफेसर अंशु, किसी भी स्थिति में ये तस्वीरें किसी भी लोकतांत्रिक देश की तस्वीरें नहीं हो सकती हैं। विरोध प्रदर्शन करना वहां के युवाओं का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति भवन को जला देना, संसद भवन को जला देना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, एक तरीके से वो अपनी ही संपत्ति का, अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, तब जब वो खुद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोई दूसरा विकल्प हो सकता था? पराक्रम, निश्चित तौर पर हिंसा, मैं भी इस बात को बिल्कुल आपकी बात से सहमत होकर कहूंगी कि हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। हमने इसी प्रकार की स्थितियां बांग्लादेश में भी देखी और वर्षों पहले हमने चीन जैसे देश या इस प्रकार की स्थितियां हमने कई देशों में बनते हुए देखी। लेकिन इस प्रकार से सरकारी संपत्ति का नुकसान करना या सरकारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जला देना या उनको तोड़ देना या किसी की जान चली जाए, तो इससे जो आर्थिक समस्याएं हैं नेपाल की, वो तो हल नहीं होने वाली। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि ये जो तमाम प्रदर्शन किए गए, इसका जो उद्देश्य था वो सरकार गिराने का या प्रधानमंत्री को हटाने का रहा होगा, क्योंकि मार्च में भी बिल्कुल इसी तरह के दृश्य हमने देखे थे और मैंने तब भी दूरदर्शन पर चर्चा की थी और हमने तब नेपाल के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा की थी और हमने देखा कि कैसे 2008 के बाद से, विशेषकर 10 के बाद से हम देखते हैं कि लगातार जो जनता का असंतोष है अपनी सरकार के प्रति और अविश्वास है, वो बढ़ता गया नेपाल में पराक्रम। तो ये कारण है कि ये जो जेन जी हमें दिखाई दे रही है, जो युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, हालांकि बिल्कुल इसको मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की हरकतों का या इस तरह की एक्शंस का कोई भी व्यक्ति, संगठन या सरकार साथ देगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्थिति है ये जल्द से जल्द सुधरे और जो आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है नेपाल की वो सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत ही सटीक तरीके से विस्तृत विश्लेषण आपने किया। निश्चित रूप से ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही जानकारी से भरा हुआ था। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन पहुंचकर अपना मतदान किया। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने मताधिकार का उपयोग किया। ये तस्वीरें आज सुबह की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन पहुंचकर अपना मतदान किया। राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें कि इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना शाम 6 बजे से शुरू होगी और परिणाम आज देर शाम तक आने की उम्मीद है। तस्वीरों में आप आज सुबह सोनिया गांधी को भी अपने मतदान का प्रयोग करते हुए देख पा रहे हैं। ये संसद भवन परिसर की सुबह की तस्वीरें, जब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान किया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। आपको बता दें कि संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। संसद भवन से आई तस्वीरों में तमाम सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग करते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो आमने सामने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में मुनक नहर हादसे में दिवंगत हुए 2 बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार मृतक बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक सहायता की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर प्रभावित परिवारों तक जल्द से जल्द
राशि पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए नहरों और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नक्सल उन्मूलन अभियान में लगे यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों की स्थिति और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 20 महीनों में जवानों की अभूतपूर्व सफलता और नियत नेला नार योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक प्रभावी क्रियान्वयन पर सार्थक चर्चा हुई। नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक और उसके लिए नियत नेला नार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 10 सितंबर को 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई थी। बीते 5 वर्षों में योजना ने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकी अपनाने, गुणवत्ता सुधारने तथा पैदावार के बाद के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग के तहत इस योजना को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाकर लागू किया गया। कुल 20,050 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस योजना में 5 वर्षों में केंद्र सरकार का योगदान 9,407 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों का 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों का 5,763 करोड़ रुपए रहा। इस योजना को अब वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। 22 जुलाई 2025 तक विभाग ने 21,274 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें केंद्र का हिस्सा करीब 9,190 करोड़ रुपए है। इनमें 5,587 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न राज्यों और एजेंसियों को जारी किए जा चुके हैं। PMMSY के तहत भारत ने 2024-25 में 195 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया, जो 2019-20 के 141.64 लाख टन से कहीं अधिक है। भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है और वैश्विक उत्पादन में 8% योगदान दे रहा है। मत्स्य निर्यात 2019-20 के करीब 46,663 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में करीब 60,525 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। योजना के परिणाम स्वरूप 58 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए। जलीय कृषि उत्पादकता 4.7 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंची। पैदावार के बाद होने वाले नुकसान घटकर 10 से 15% रह गए और प्रति व्यक्ति मछली खपत 5 से 6 किलोग्राम से बढ़कर 12 से 13 किलोग्राम हो गई। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में पूरे जोश के साथ चल रहा है। अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच आपसी समझ और संयुक्त संचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास 14 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। सैन्य अभ्यास को दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा सहयोग और स्थायी रणनीतिक साझेदारी के प्रमाण के रूप में भी देखा जा रहा है। अभ्यास मैत्री 14 में भाग लेने वाले सैनिक शारीरिक सहनशक्ति और युद्ध की तैयारी के निर्माण हेतु युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित कठोर सत्रों में भाग ले रहे हैं। साथ ही इसमें विशेष मार्शल आर्ट अभ्यासों के माध्यम से निकट युद्ध तकनीकों को निखारा गया है और कई अन्य पहलुओं पर भी संयुक्त रूप से काम किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना को पेशेवर संबंधों को मजबूत करने, सामरिक ज्ञान का आदान प्रदान करने और संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय बढ़ाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया गया है।
50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म विमुक्त का प्रीमियर हुआ। इस फिल्म में अभिनेता निखिल यादव ने गरीबी से जूझ रहे बुजुर्ग दंपत्ति के 26 वर्षीय मानसिक रूप से अस्थिर बेटे का किरदार निभाया है। अभिनेता निखिल यादव ने फिल्म में भूमिका के लिए तैयारी और अपने सफर के बारे में हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य से खास बातचीत की। हमारे साथ भारतीय एक्टर निखिल यादव हैं। इनकी पहली फिल्म लीड एक्टर के तौर पर है विमुक्त, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है। चलिए उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में, इस फिल्म के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी रोल के बारे में विमुक्त में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। निखिल जी, बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आप किस तरीके का बैकग्राउंड आपका रहा है, कैसे आपने थिएटर करना स्टार्ट किया और फिर कैसे आपको ये पिक्चर मिली? पहले तो ये कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस एक्टिंग फील्ड में आऊँगा, क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मिमिक्री आर्टिस्ट, घर पे मस्ती मजाक, हम मिमिक्री आर्टिस्ट कि ये करके दिखाओ, इसकी आवाज़ निकाल के दिखाओ, तो हम वैसे ही करते थे। तो मेरे मामा है, उन्होंने पूछा कि तू करना क्या चाहता है। तो मुझे लगा कि मुझे पता नहीं क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि एक्टिंग करेगा। तो मैं बोला कि पता नहीं, आप जैसा बोलो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है। तो उन्होंने मेरे अंदर का कुछ चीज़ शायद देखा, और उसके बाद 2009 में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप में मुझे एडमिशन करवाया, और वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुई। जो आपने किरदार निभाया है उसको बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है। आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ अपने रोल के बारे में बताइए, क्योंकि ये महाकुंभ में शूटिंग हुई है। आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। नारायण एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जिसको मेंटली डिसेबल तो चाइल्ड कहा जा सकता है, क्योंकि वो हम शब्द दे दिए उनको ऐसे। तो हाँ, 1.5-2 महीने का प्रोसेस रहा, और मैंने शेल्टर होम में 10-15 दिन मैं वहाँ रहा, और उनके थॉट को समझने की कोशिश की, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की। और नारायण जैसे कैरेक्टर, मतलब जो बिल्कुल ही समाज से जुड़े नहीं होते हैं, वो बिल्कुल ही समाज को बहुत ही अलग ही देखते हैं। जैसे कि हम समाज को बहुत ही धर्म और इसमें बांट देते हैं, वो लोग नहीं बांटते। उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, जात क्या है। वो हर किसी के साथ दिल से दिल जुड़ता है। तो वैसा कैरेक्टर रहा। महाकुंभ के दौरान शूटिंग हुई प्रयागराज में, बताइए कि किस तरीके का एक्सपीरियंस था, आप दर्शकों को कुछ बता पाए उस बारे में? तो इतना ज़्यादा सुंदर वाइब था, और इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छे लोग थे। मतलब एक हिसाब से आप देखा जाए तो पूरी इंडिया वहाँ जमा थी, और उनके सामने परफॉर्म करना ऐसा लग रहा था कि मैं नुक्कड़ नाटक जैसे करते नहीं, आप किसी स्ट्रीट शोज़ करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो वो मैंने मैं करता आ रहा था पहले। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कुंभ में, कि आप फ्री हो सके, आप कर सके, डू यू व्हाट यू वांट टू डू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी पहली फिल्म एज लीड एक्टर यहाँ पर दिखाई गई है, और काम को बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है। तो ये है निखिल यादव के साथ बातचीत, कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।